lips. 9. Run your fingers through my hair. नमस्कार, मैं विराज गौर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राज एंटरटेनमेंट और यश एंड सन्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी नाटक सन 2025। राज एंटरटेनमेंट का आज का ये प्ले उनका दूसरा मंचन है, जिसके लेखक हैं हमारे चहेते श्री पीयूष मिश्रा जी, जिसका निर्देशन किया है शिवम शर्मा ने और जिसका सह निर्देशन किया है अमित रहांगा ने। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सन 2025। अच्छा, एक और गुजारिश आप लोगों से, आप अपने फ़ोन को प्लीज़ साइलेंट मोड पर रख लें ताकि कलाकारों को और आपके बैठे आसपास लोगों को कोई तकलीफ ना हो और आप भी इसका भरपूर आनंद ले पाएँ। धन्यवाद। प्रस्तुत है आपके सामने सन 2025। उधर आ जाए मैं दिख रहा है। थोड़ा मैम, ये कैमरा शूट हो रहा है, आप या इस साइड थोड़ा और उधर सर देगा। Let's go straight to number 1. सर थोड़ा उधर सर कीजिए, थोड़ा और 10. Exactly 10 seconds. So long, baby. It was nice knowing you.
तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूं आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन सच्ची कहानी की मनसजा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बतला दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकार किसी दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर भी। बहरहाल मैं अपने आप को यह खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पे भरोसा करेंगे नहीं। तो चलिए, एक महान लेखक की महान स्टडी। ठीक, तो थोड़ा नजदीक आइए। देख के निराशा हुई, पर मेरा विश्वास कीजिए, शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखकों की स्टडीज भी बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी। अनाप शनाप कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिनमें अलग अलग रंगों के पेन से करेक्शन किए हुए हैं, एक पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, इरेजर्स, कैंची, एक खंजर। ओ, ये अभी तक यहीं रखा है। लगता है ये यहां गलती से रह गया है। अब आप लोग पूछेंगे टाइपराइटर क्यों? अब तो कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, तो इस मामले में मैं प्रिमिटिव यानी कि पुराना लेखक हूं। अभी तक टाइपराइटर पर ही लिखना पसंद करता हूं। ये आप मेरा वहम मान सकते हैं। अब इस सारे झाड़ झंखाड़ के पीछे एक छोटा सा बार है, जिसमें ब्रांडी, विस्की, स्कॉच, वोडका और 50 शराबों की बोतलें सजी हुई हैं। ये हमें कहीं से भी उस लेखक के जीनियस के बारे में नहीं बतलाता जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ना ही उसकी खासियत या खूबियों के बारे में, लेकिन साथ में उसकी खामियों के बारे में भी कुछ नहीं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों, इस कमरे के दाईं तरफ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ हर चीज बड़ी तरतीब से सजी हुई है। इस .22 की रिवॉल्वर को उठा के मैं छुपा देता हूं। लगता है मर्डर के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही हैं। यहां बड़े बड़े आरामदायक सोफे लगे हुए हैं, किताबें हर तरफ सजी हुई हैं, जिसको लिखने वाले को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं। चलिए गौर करते हैं अपने प्ले के 2 लीडिंग कैरेक्टर्स पे। शुरुआत करते हैं मुझसे। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मेरा मतलब है कहानी के उस कैरेक्टर से जो मुझसे इंस्पायर होता है। मैं उसे वैसे ही दिखाना चाहता हूं जैसे मैं दिखना चाहता हूं। लंबा, चौड़ा, काफी स्मार्ट। इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र। बड़बोलेपन के लिए माफी चाहता हूं, पर हकीकत यही है। चलिए गौर करते हैं इस समय के बारे में। हिंदुस्तान में इस वक्त सन 2025 चल रहा है। अब आप कहेंगे ये तो सारे जहां में चल रहा है। मैं कहूंगा हिंदुस्तान में बड़े जोर से चल रहा है। यहां ये वक्त से पहले आ गया, क्योंकि कहा है ना किसी ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मेरे हाथ में एक खाली गिलास। मैं अपने बार की तरफ बढ़ता हूं, अचानक रुक जाता हूं जब देखता हूं एक अनजान व्यक्ति मुझसे बिना पूछे मेरी स्टडीज में घुस चुका है। वो आदमी बिल्कुल अनजान है। वो बोलना शुरू करता है और मैं जवाब देता हूं। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है।
अब बोलो क्या है? मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज प्रभाते के सामने खड़ा होकर। कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए? आपके सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं घंटों से क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? मेरा नाम सूफी है, गड़गड़ सूफी। तुम वही हो ना जिसने बार बार मुझे खत लिखकर परेशान कर रखा है? जी बिल्कुल सही। ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। यहाँ पर वो विस्की की बोतल दे सकते हो जो तुम्हारे लेफ्ट में है वहां? जी खुशी से। थैंक यू। पियोगे? जी मैं नहीं पीता हूँ। बिल्कुल नहीं पीते? नहीं, बस सावधानी बरत रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने समय के महान जीनियस के सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने एक मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू था मैं, फिर मुसलमान हो गया, फिर देखा जाए फिर दोबारा हिंदू हो गया। आजकल मैं हूँ बौद्ध हूँ मैं। बड़े अजीब आदमी हो। जी बड़े तो आप हैं, वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। वैसे आपको बता दूं कि मैं वेदों से लेकर इस्लाम तक मैंने सब कुछ पढ़ा है। मुझे एक और ड्रिंक दोगे? बड़े जल्दी कदम कर लिया आपने तो। मैंने एडवाइस मांगी तो आपको खुद ले लेनी चाहिए। वो तो लूंगा ही। आगे बोलो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे इतनी सारी किताबें, क्या बात है, क्या बात है। अरे बाप रे बाप, विक्रम सेठ, ये विक्रम सेठ के सिग्नेचर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे सलमान रश्दी, सलमान रश्दी है ये तो। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज भी लोग प्यार और कत्ल में हमेशा वफादार होते हैं। तुम राइटर भी हो? जी मैं रीडर हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ और अकाउंटेंट हूँ मामूली सा। वो भी रिटायर्ड हूँ। इटावा में संपत और सादा कंपनी के लिए मैं काम करता था। चाहो तो बैठ सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं जरा इन अल्ट्रा मॉडर्न चेयर से घबराता हूँ। देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत कमरा है ये तो। किराया भी उतना ही खूबसूरत है। मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ही महंगा होगा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये सपना है, क्योंकि मैं इस वक्त मुंबई के धारावी नाम के चाल के खोली से आ रहा हूँ। वैसे ये रूम चेन्नई में इससे भी सस्ता था ये रूम। तुम चेन्नई में थे? जी मैं चेन्नई में भी था। ठीक उसी वक्त जब मैं वहां था। आप ग्रैंड होटल पार्क में थे, मैं वेलुपुरम के बहुत ही घटिया से गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए हैं, दिल्ली के मोरिया शेरेटन से लेकर बनारस के रमदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? जी बनारस में भी था। जी देखो, मुझे बहुत सारा काम करना और मेरे पास वक्त बहुत कम है मिस्टर गड़गड़ सूफी। जो भी हो, मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूँ। जो भी कहना है जल्दी से जल्दी कहो, और वो भी कम शब्दों में। मैं आपके पास बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और आज और तुम्हें पैसे चाहिए और वो मेरे पास है नहीं। और ध्यान से सुनो मिस्टर सूफी, मैं चाहूंगा कि मुझे सुख चैन से रहने दिया जाए। और रही बात पुलित्जर अवार्ड के जो मिले हुए पैसों के बारे में, हिंदुस्तान में हमेशा से गलतफहमी रही है। वो उतने होते नहीं जितना हम यहाँ सोचते हैं। और अब मुझे काम करने दिया जाए। प्लीज बी माय प्लीज। आदरणीय ब्रह्मात्मे, आदरणीय परमात्मा साहब, बाहर जाओ। देखिए मेरी बात सुनिए। मुझे आप मुझे गलत मत समझिए। देखिए मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि अपने रिटायरमेंट के बाद जिस प्रोफेशन का दामन पकड़ा था
उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया जैसे? वही बतला रहा मैं, खुफिया जानकारी। आप मेरी बात सुनिए तो। सूफी, तुम अजीबो गरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। बैठो बैठो बैठो। वैसे आजकल किसके लिए काम करते हो? पुलिस? नहीं, पुलिस के लिए नहीं आदरणीय, मैं काम नहीं करता हूँ पुलिस के लिए। मैं आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जब मैं अकाउंटेंट था तब मैंने कई खुलासे किए थे। एक बार मैं लो होने के लिए मैं ऑडिटर रह चुका हूँ जी, और एक बार मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर दी थी। बच्चा मेरे कोई नहीं था, और मेरी बीवी को कैंसर हो चुका था। उसकी मौत के बाद मैं करीब पागल हो चुका था कि मुझे आपकी किताबें मेरे हाथ पड़ी, और इस किताबों को पढ़ने के बाद मैंने तुरंत पब्लिक लाइफ छोड़ देने का फैसला ले लिया, और अपने आप को फुल टाइम मैंने इसी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताब? जी, आपकी किताबें। जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबोगरीब तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाए, और आज मैं बैठा हूं मैं अपने आदर्श के सामने। मेरा पद्म विभूषण और सामने समंदर के दूसरे छोर पर यह सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। ये शाम की चिड़िया ये देखिए चहचहाने लगी है, और आप आराम से बैठे बैठे यूं ही विस्की पे विस्की पी रहे हैं। क्या बात है? वाह वाह वाह। तुम में शायर बनने के सारे गुण है माय डियर गड़गड़ सूफी। माय डियर गदगद सूफी। और ये सिर्फ आपकी किताबों का ही असर रहा है मेरी जिंदगी में। सुनकर बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि तुम अब भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। लगता है ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी नहीं लेकर आया। अब जिंदगी ये फूलों का बिछोना तो वैसे भी नहीं हो सकती है ना ब्रह्मात्मा साहब। वैसे मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात कर सकता हूँ। क्रिमिनोलॉजी के किस पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करते हो तुम? मैं तो करता हूँ लिटरेचर में। लिटरेचर माने कि साहित्य। इधर वो देखो दरवाजा दिखता है। काइंडली गेट द फक आउट ऑफ हियर। तुम क्रिटिक बनना चाहते हो? अरे आप कृपया मुझे बोलने की इजाजत तो दीजिए। गेट आउट। अरे मेरी बात सुनिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैंने आपकी किताबों को उनके एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश की है जी, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देके। मैं आपकी किताबें पढ़ता हूं क्योंकि वो एक खास थ्योरी पे आधारित है, या यूं कह लीजिए कि मेरी एक खास थ्योरी पर आधारित है आपकी किताबें। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में मैंने झांकना शुरू कर दिया है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरे नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल। आप ना अपने वक्त के सबसे महान और एक तरह के कर्तव्य लेखक हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर के सबसे खूबसूरत महान मर्डर सीन्स लिखने के लिए आपको ही जाना जाता है। मैंने कभी भी मॉडल्स को ग्लोरीफाई नहीं किया। मैंने हमेशा इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की। जी। अब अपने पूरेपन में जाहिर है इंसान प्यार करने के साथ मर्डर्स करने की भी काबिलियत रखता है सूफी। हाँ। आपके सीन में आने से पहले ये हिंदुस्तान में मर्डर एक खौफनाक चीज समझी जाती थी, लेकिन आपकी कलम ने जिंदगी के इस स्याह हिस्से को, या यूं कहें मौत के इस स्याह हिस्से को भी बेहद रंगीन और खूबसूरत बना दिया है। आपको आज हिंदुस्तान की पावन धरती पर मौत का रंगीन सौदागर के नाम से आपको ही जाना जाता है। वो केवल मेरे पॉपुलैरिटी की निशानी है।
तुम मेरे नॉवेल इस तरह पढ़ते हो जैसे कि कोई पुलिस की रिपोर्ट्स हो। जी। हाँ? आपके हीरोज ना ही किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं, ना ही उन्माद में, बल्कि वो मर्डर करते हैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ये ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर रहता है, पर आपके मर्डर में कोई भी मोटिव नहीं होता है। यहां तक तो देखा जाए तो कानून के हिसाब से भी मर्डर बिना मोटिव के नहीं हो सकता है, और यहां मोटिव होता ही नहीं है। और ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स या कहें नेचुरल डेथ्स हो, बस। चलो मान लिया, लेकिन ये बात तुम साबित कैसे कर सकोगे? मैं अपने इस खोजबीन के इस मोड़ पर ना, मैं अपने आप को उस स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता। उसका नाम था उस डॉन का क्या नाम था उसका? डॉन क्विक्योटे। डॉन क्विक्योटे, हाँ, वो वही है जो आजीवन इस उन्माद में जिंदा रहता है कि उसके कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत है। लेकिन मैं आपके भी कर्म को हकीकत से कम नहीं समझता, सच में नहीं समझता। लेकिन फर्क तो यही है कि मैं अपने आप को भी किसी चीज से खौफजदा नहीं होने देता। मेरा तो एक ही मोटो रहा है, आगे बढ़ो और बस आगे बढ़ते जाओ, ये जानते हुए भी कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करते रहना। हर तरफ हैवान ही हैवान। जमील ये सर, हमें आज सारी रात बहुत काम करना है। मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार का ऑफर करा। हम इन्हें कुछ तो पेश करें जिससे इनको आनंद आए। हवाना नहीं, बस धन्यवाद। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं अपनी ये सिगरेट पी लेता हूँ। दम गई है, सस्ती सी सिगरेट है, पी लो। जरूर। थैंक यू। हाँ, और आप जाते वक्त तो खंजर वहां से लेके जाओ। फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक बात कहना चाहता हूँ कि तनाव में एक सिगरेट का कश लगाने का आनंद जो है ना, ये 100 औरतों से संभोग करने के बराबर है। ऐसे देखा जमकर संभोग करो, लेकिन अपनी कहानी को भी आगे बढ़ाकर चलो। मेरे लिए किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत महसूस हुई, और तभी मेरे हाथ में पड़ा आपका नोवेल He was not a juvenile। मेरा पहला नॉवल। जी, जो 11 साल पहले छपा था आपका नोवेल। तुम्हें पता है उस पर एक फिल्म भी बनी थी और उसके राइट्स के लिए होल्ड लग गई थी। शायद आप भूल गए हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में एक बस में गैंग रेप होता है, लड़की मर जाती है, उनमें से 5 को फांसी हो जाती है। कहे तो छठा बंदा बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है। कहे कि 18 साल से 6-4 महीने छोटा यानी अपरिपक्व, उसे चाइल्ड होम में भर्ती करा दिया जाता है। उस रेप के बाद हुए सड़कों पर हो हल्ले, प्रोटेस्ट और शोरगुल को धीरे धीरे गायब होते देखता है। फिर 3 साल बाद उस चाइल्ड होम से निकलता है और बढ़ती हुई उम्र के साथ भयंकर शराबी में तब्दील हो जाता है। फिर वहां पर एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है उसमें। उसे राजी करता है एक बरगद तरीबा कला की होटल में जाने के लिए, जहां उसे वह सेड्यूस करता है शराब के उन्माद में अपने सस्ते चांस में, जो कि उस जर्मन औरत के लिए बिल्कुल नया है। वो उसे यकीन दिलाता है बबली मिलन का सुख। अरे खासकर ये हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कोई है तो ये नब्ज काटकर आत्महत्या करने में है। वो औरत पागलों से बड़बड़ा रही है, हंस रही है और उसकी जुबान से हिप्नोटाइज होकर अपने आप को सेक्सुअल एक्सटेसी में मार डालती है।
वो इंसान, वो आदमी अपने आप को नहीं मानता है, हरगिज नहीं मानता है। वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और बाहर चला जाता है। फिर वहां पर एक मोतिया खान की बस्ती के पास से गुजरता है, एक मिशनरी की पादरी की हड्डियां तोड़ता है, उसका बटुआ छीनता है और सुबह होने से पहले वहां से चला जाता है। अब आप इसे एक सबको एब्सर्ड प्लॉट कह लें, लेकिन ये पढ़ते वक्त सीन्स की बयानगी में ये हिचकॉक को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। हिचकॉक, तुमने दिल्ली आए इटावा से और उन तंग गलियों की खाक छानने की जहमत इसलिए उठाए जिससे कि तुम मेरी स्टोरी को तस्दीक दे सको। मेरे पास कोई चारा नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया और बहुत सारे पैसे मैंने उपलब्ध करवाकर अपने लिए मैंने न्यूज़पेपर्स अपने लिए उपलब्ध करवाए और बहुत सारे पैसे देकर एक दिल्ली के कांस्टेबल को काम पे लगाया कि वो सारी हाजिर कर सके। ये बहुत सारे पैसों पे बहुत जोर दे के बोलते हो। कम पैसों में हिंदुस्तान की पावन धरती पर यहाँ पर काम नहीं होता है श्रीमान, इसलिए। ये भी सच है। तो क्या मालूम पड़ा तुम्हें? वो जर्मन की बजाय एक स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी जिसने सुसाइड कमिट की थी 11 जनवरी 2014 में। वो एक बहुत ही मरगट दरिबा कला के होटल में मारी पाई थी और उसी दौरान एक मिशनरी पादरी को भी मारा गया था। उसकी हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो मारने वाले के बारे में कुछ नहीं बतला पाया था। और फिर मैंने उठाया मिस्टर एक्स इस बोर्ड। ये आपकी दूसरी किताब है। यहां पर एक इंसान मिलता है, एक 16 साल की जवान मुस्लिम लड़की से, गोवा के बीच पर, समंदर के किनारे। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मत बिकता है। आप कहें प्रकृति का दबाव है, अरब सागर का उफान और जलती हुई गर्मी उसके वहशीपन को जगा पाने में कामयाब हो जाती है। परिणाम ये कड़कड़ाती बिजली और बरसती बरसात के रात के अंधड़ में रेप और मर्डर। लेकिन साथ में है बहुत ही खूबसूरत और पोएटिक थोड़े से डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। फिर पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा होता है, मोटरसाइकिल्स और रेडियो कोर्स और उनके चीखते सायरेंस। हर तरफ खूनी की खोज है, हर तरफ। और सस्पेक्ट्स जिसमें सब है छोड़ असली कातिल के। वो बेहतर पॉपुलर है और करोड़ों दिलों के अंदर बसता है। अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विस के लिए उस पर शक होना नामुमकिन नहीं, पाप है। वो लंबा है, चौड़ा है। वो तो उल्टे लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है। वहां पर एक पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए जाने से पहले वो उस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है। और इस तरह ये नोवेल किसी तरह ये सब ग्रीक ट्रेजेडी की तरह खत्म हो जाता है। तुम्हारी सोचने की शक्ति बेहतर से बेहतर होते जा रही है सुखी। ये उसी वक्त ये 16 साल की जवान मुस्लिम लड़की का रेप हुआ है, गोवा के बीच पर, समंदर के किनारे। और कातिल? कातिल तो हमेशा की तरह पता नहीं कहां है। ठीक उस औरत के कातिल के? जी ठीक उसी तरह। बावजूद ये बेहतरीन काबिल पुलिस फोर्स के रहते हुए सब कुछ हुआ, सब कुछ। अगर आप इन पेपर्स पे नजर मारें, देखिए तो इनमें उन लोगों की लिस्ट है जिसका मिलान और संबंध मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर से प्रमाणित कर चुका हूं। देख पा रहा हूं 22 नाम है इस लिस्ट में। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले हैं। ये सारे तो मर चुके हैं। कुछ ने सुसाइड कमिट किया इसमें, कुछ अजीबोगरीब आंसू के शिकार हो गए, छोड़ उस मुस्लिम लड़की के जिसका रेप और मर्डर गोवा के बीच पर हुआ था। और ये इस हैदराबाद की बेगम लुबना के नाम क्या आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? ये उस जाहिरा से सिर्फ मेल भर खाती है जी, जिसका मिलान और संबंध
मैं आपके नोवेल्स के कैरेक्टर्स एंड द नाइट बिगिंस में जो गला घोट के मार डालता है मैं उससे प्रमाणित कर चुका हूं सब बातें। बहुत ही शानदार और लाजवाब लिस्ट है, बहुत अनोखी भी। ये तो मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है। और सिर्फ यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। आगे कहना चाहता हूं मैं कि जहां जहां पर ये सुसाइड्स एक्सीडेंट्स हुए वहां वहां पर श्रीमान किसी ना किसी रूप में आप जो थे आप साक्षात मौजूद थे। तुम कहना क्या चाहते हो? आप दिल्ली में थे जब वो लड़की मरी? नहीं, आप तो गोवा के बीच में थे जो वो स्वीडिश औरत मरी। देखा जाए तो आप उन 20 जगह मौजूद थे जहां वो 20 लोग मरे, यानी कि कलकत्ता में सोनागाजी में आप थे, असम में नीलगिरी में आप थे और केरला में नीलीपुरा में आप थे। अलग शब्दों में कहा जाए तो मैं हर जगह था और तुम हर जगह मेरे पीछे लगे हुए थे सूफी। वो मुझे लगना ही था श्रीमान, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपनी ही निगाह। वो मेरे लिए एक संजीदा विषय था सब कुछ, ये मजाक नहीं था। फिर तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ा होगा तुम्हें, मतलब इतना खर्च। तबाही की हद तक रहा है। मैंने पेट काट काट के इसकी यात्रा की है। मैंने भूखा रहना सीखा, मैंने इसकी आदत डाली। हाँ, मैं एक जगह नहीं पहुंच पाया, मुझे आज भी याद है। वो थी आपकी साउथ अमेरिका की यात्रा, 7 साल पहले की यात्रा है। और हाँ, आपकी सालाना छुट्टी या तो अफ्रीका में बनती थी या कहें तो क्यूबा में। कोई भी फायदा नहीं होता सूफी। मैं है ना वहां सिर्फ हाथियों का शिकार करने के लिए जाया करता था। चलिए मान लिया, मैंने ये भी मान लिया है, पर बाकी जगह पर मैं आपके पास था लगातार। आप किसी 5 स्टार होटल में रहे और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस में। वहां एक्सीडेंट्स हुए जिसको बाद में आपने मर्डर का एक जामा पहनाकर लिखना शुरू कर दिया। फिर अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो आना ही था, वो ये था कि श्रीमान आपके काम और ये इत्तेफाक में ये संबंध क्या है? ये क्या है सब? जाहिर है तुम्हें क्या लगता है? ये चंद संभावनाएं मेरे सामने जन्मी जब मैंने इनको घनघोर कर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की। या तो आपके नोवेल्स बिल्कुल उसी तरह से घटित हुए हैं जिस तरह से आपने उन्हें घटने की इजाजत दी, या तो आपने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया था। लेकिन फिर अंत में मैं इसी परिणाम पे पहुंचा हूं कि अगर सत्य हो सकता है तो सिर्फ यही हो सकता है, यही। चलिए मान लिया मैंने कि आपके नोवेल्स वाकई में सच्चे हैं। ये नोवेल्स वाकई में सच्चे हैं, तो यहां पर सबसे बड़ा परिमाण यहां ये होता है कि यहां इसका कातिल कौन है। तो क्या जवाब मिला तुम्हें? मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें आपके सारे हीरोज, आपके सारे कातिल, सब में से एक कातिल मानना पड़ेगा। ये सब साफ तौर पर कमोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक। ये सब लंबे छोड़े अमूमन नंगे सीने के साथ कत्ल के मौके पर देखे गए, जरूरत से ज्यादा लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए और नशे की तरंग में सारा बहुत आपके वैशी और दरिंदगी भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और वो माफ कीजिएगा धर्मात्मा साहब, वो आप थे। सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं। फिर सोच लो। कई बार सोच चुका हूं मैं इस बात को। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैंने ही हर बार आपने ही 21 बार ये लोगों को मारा है, आपने ही 21 बार। वो हैदराबाद की बेगम का केस ये देखिए, अभी तक कंफ्यूजिंग है हैदराबाद की बेगम का केस। चलो मान लिया
तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने 22 लोगों को मारा है? ये मेरा धोखा बजाय ठोस परिणाम है। मैं इस वक्त न केवल अपने समय के महान राइटर के सामने खड़ा हुआ हूं, बल्कि इस समय मेरे सामने देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी खड़ा हुआ है। 22 लोग? 21 लोग हैं। 21 लोग, माफ कीजिए। चलो 21, लेकिन तुम्हें लगता है कि लोग ऐसी बातें सुनना भी पसंद करेंगे, क्योंकि ये सब बातें उन्हें सोचने के लिए सब बातें मजबूर कर देगी। जी। तुम मुझसे क्या चाहते हो सूफी? मैं आपको देख रहा हूं मैं कि आप कितनी शांति से और कितने समर्पण भाव से आप मुझे सुन रहे हैं। अरे मुझे, इसलिए मैं भी इतनी ही स्पष्ट भाषा में आपसे कुछ और कहना चाहूंगा। बाकायदा कहो। पहले मेरा ख्याल था कि मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देता हूं यहाँ पर, और अब इरादा बदल दिया? शायद मैंने बदल दिया है। लेकिन क्यों? मैं आपको 10 सालों से देखता आ रहा हूं। मैंने देखा है कि आपने कितनी शांति से और कितने समर्पण भाव से आपने अपने शिकारों को अंजाम दिया है, और कितनी शांति से अपने कामों को और शिकारों को आपने चुना है। तो मुझे एडमायर करते हो? जी, मैं आपको एडमायर करता हूँ, बुरी तरह से करता हूँ। एक निर्मम कातिल मानकर या एक महान उपन्यासकार? दोनों। जितना मैंने आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया है, उतना ही मैं आपकी ये साहित्यिक रुचि का दीवाना हो चुका हूँ। मैं आपको सही मायने में आर्टिस्ट मानता हूँ जी, और आपके आर्ट के खातिर मैं ये बेशकीमती मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। और बदले में मुझसे क्या चाहोगे? आपसे तो मुझे चाहिए है, जरा सा मुझे टोकन चाहिए। सर, मेरी पीठ सब दबा दीजिए आप। मैं चाहूंगा कि मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा आप अपने सर पर ले लें। मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए जी, जिससे मैं आपके प्रशंसक में एक अच्छा सा ताबेदार और आपके नॉवेल्स में एक कैरेक्टर कर सकूं जी। मुझे एक टोकन चाहिए, 2 लाख रुपए। क्या? यस, 2 lakhs। 2 lakhs। मिस्टर सूफी, जी। मैं भी यहाँ इस वक्त एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए हुए आज तक के सबसे महान व्यक्ति हो। तुम्हारे टैलेंट और तेज तरार दिमाग ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचाया है। तुम सही निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं सब कुछ करूंगा। आप सचमुच कबूल करते हैं? कबूल करना? वो स्वीडिश औरत को कबूल करते हैं? वो स्वीडिश औरत? वो जवान कमसिन लड़की को कबूल करते हैं? वो कमसिन लड़की? वो जोधपुर की तलाशशुदा महारानी को कबूल करते हैं महारानी? अरे इसको भी मैंने ही मारा, साथ में वो हैदराबाद की बेगम का भी नाम डाल दो लिस्ट में। हैदराबाद की बेगम कहां से आ गई है? क्योंकि वो, ये देखिए, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक मृत्यु मरी थी। चलो उसे छोड़ो। लेकिन आपने बाकी 21 लोगों को मारा है। मारा है आपने? है? पूरे 21 नहीं, कम ना ज्यादा। मेरा भगवान जानता है यार कि मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती है। ये पल मेरे लिए महान है।
वाकई में सूफी, तुम्हारी जिंदगी यहाँ से आगे और कहीं नहीं जाती। सर, वो ब्रिटिश बिजनेसमैन फिलहाल अंदर जाओ। ये उस ब्रिटिश बिजनेसमैन की खूबसूरत बेटी नहीं है जो आपसे लगे हुए रूम में रह रही है? वही आपकी ये अगली शिकार है ये लड़की। हरगिज नहीं, मेरा अगला शिकार तो कोई और ही है सूफी। बावजूद तुम्हारी इतनी समझदारी और सावधानी के तुमसे एक चूक हो गई। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे कमरे में अकेले आओगे और मुझे मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में खतरनाक तथ्य बताओगे, और वो खतरों से खाली नहीं होगा? आपका मतलब आप मुझे यहाँ मार भी सकते हैं? ऑब्वियसली, बिल्कुल। बिल्कुल था परमात्मा साहब। मैंने स्थिति का हर सिरे से जायजा ले लिया और बहुत ही शांति से हर तरह के मैंने एहतियात भी बरत लिए थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार आपके रूम के ठीक नीचे ठहरे हुए, 111। एक थाईलैंड का एम्बेसडर आपके बाएं वाले रूम में 222, और इस वक्त ठीक नीचे डेलीगेशन ऑफ रूम का डेलीगेशन ठहरा हुआ है वहां पर। एक ना मुझे यहां पर जोरों की चीख मारने की जरूरत है मुझे यहां पर, और कल सुबह के मुख्य पृष्ठ पर यह घटना बड़े बड़े हरूफ में छप जाएगी। तो आपको मुझे बहुत ही खामोशी से मारना पड़ेगा, जिसके लिए जहर इकलौता हथियार हो सकता है। फिर से एक बार, वेरी गुड। इसलिए तुमने ड्रिंक लेने से मना कर दिया था? जाहिर है आपको जो लगता है इसको मना करना मेरे लिए आसान था। अरे जिंदगी में सिर्फ इसको एक ही बार पिया है। क्या लगती है जब जवाब पे जाती है। और इसलिए शायद सिगार भी मना कर दिया। जाहिर है आपने सागर अंबानी को ऐसे ही तो मारा था, भूल गए? हवाना सिगार का सिरा जहर में डुबोकर आपने उसकी जान ले ली थी आपने। चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी और तरीके से मार दूं तो? इटावा जैसे मामूली जगह से आए हो तुम, गायब भी हो जाओगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, इटावा को मामूली मत समझिएगा, ये ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वहां पर। वो ऐसी 4 मॉल खुल चुके हैं, आपके टीवी से लेकर रियलिटी शोज की धमक घुसती रहती है इटावा में, और कल्चर गरज के बरसता है वहां। बस यही चूक गए सूफी। आजकल कल्चर गरज के बरसता है तो सिर्फ चांद के उस छोर पर जहां कोई भी आबादी नहीं बसती, वरना तुम्हें तो तुम्हारे इस बेसिर पैर के इन्वेस्टिगेशन का कब से एहसास हो चुका होता। तुमने नामालूम वो साबित करने की कोशिश की है जो और कितने लोग साबित कर चुके हैं। मतलब ये कि दुनिया उसे कब से जानती है जिसे तुम्हें बेशकीमती राहत समझकर अपने सीने में दबाए जा रहे हो, यू बेवकूफ मैन। नामुमकिन है। मैंने हर न्यूज़पेपर्स, ये देखिए, मैंने हर न्यूज़पेपर्स यहाँ पे नाखूनों से छाप मारा है। किसी में इस बात का किसी में कोई भी जिक्र नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे सूफी, आजकल सच्चाई सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है, वो है इवनिंग न्यूज के टैबलॉइड पे, इवनिंग न्यूज के पन्नों पे, या तो मिड डे के मुख्य पृष्ठ पे। और ये सारे मेरे मर्डर्स के जिक्र से भरे पड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है लोग मेरे काम को वाकई में हजम कर पाते अगर वो ये नहीं जानते कि मैं सिर्फ उन्हीं मर्डर्स का वर्णन करता हूं जो मैंने मेरे हाथों से किए हैं? सही कहा आपने। आप तो अरसे पहले गिरफ्तार हो गए होते अगर ये सच होता तो। मगर क्यों? क्योंकि आप जो है, आप ही खूनी हैं, आप ही पेशेवर खूनी हैं, आपने ही इतने लोगों की जान ली है, आप ही खूनी रहे हैं। तो क्या हुआ? हम आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिद्र होते आए हैं। कम से कम मिडिल क्लास मोरालिटी तो यही मानती है। देखो गेटे को, देखो एडगर एलन पो को, इन्हें क्या नाम दोगे आर्टिस्ट दरिंदे के अलावा? और सिर्फ इतना ही नहीं, शुरुआत में लोग हमसे भी घबराते थे कि हम दरिंदे हैं। फिर बाद में
उसी कारण की वजह से हमें इज्जत देना शुरू कर दी। हम सामाजिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ते चले गए जब तक कि हम उसकी धुरी नहीं बन गए, और सिर्फ धुरी नहीं, हमें एक महान व्यक्ति के तौर पर स्वीकार किया गया। और उसी स्वीकारोक्ति के साथ सोसाइटी की सारी रुचि हमारे प्राइवेट लाइफ में आके बंद हो गई। हमें उन लोगों के तौर पर जाना जाने लगा जो अपने आप के लिए सब कुछ उपलब्ध करा सकते हैं, और धीरे धीरे हम उन लोगों के आंख के तारे बन गए जो अपने आप के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं करा सकते। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो गड़बड़। हमारा आर्ट हमें अपनी सनत और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरे नॉवल मर्डर्स बट ब्लूज के लिए पुलिस से रिवॉल्वर मिला होता अगर मैं खुद मर्डरर नहीं होता? देखो देखो देखो, ये इतने सारे खतों को ये इस रूम में बिखरे पड़े हुए, इसमें हाई क्लास सोसाइटी की औरतें, मिडिल क्लास औरतें, वुमेन है, और जवान कमसिन लड़कियां हैं, और इन सब की एक ही ख्वाहिश है कि मेरे आने वाले नॉवल में मर्डर की पात्र हो। ये सपना, ये मैं सपना देख रहा हूँ शायद। तो सही वक्त पे जाग जाओ सूफी। शूट है सर, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस आपको बुला दी। अंदर जाओ और खंजर लाओ। सूफी, जब मैंने लिखना शुरू किया ना तो मैं ग्वालियर जैसे छोटे से शहर में बसा। शुरुआत में मैंने अपने लिखने के तरीके और विरले सच्चे प्लॉट्स पर ही गौर किया। कुछ एक प्रकाशकों ने मेरी थपथपाई, बाकियों ने मेरी पांडुलिपियां कूड़े में फेंक दी। ठीक ही था, मैं दिल्ली चला आया। वहां मैं मारा मारा फिरता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर वहां एक दिन गैंग रेप होता है और उसमें से सबसे खूंखार कन्विक्ट को छोड़ दिया जाता है, और मुझे अचानक लगता है कि वाह वाह, मुझे मेरा हीरो मिल गया। और उस हीरो को मैंने अपने अंदर छोड़ दिया, और परिणाम मेरे अंदर से साहित्य टूट पड़ा। मैंने अपने बारे में लिखना शुरू कर दिया। वो जमाना था चेतन भगत और अश्विन सांघी का। हिंदुस्तान में अंग्रेजी में बेस्ट सेलर्स आने शुरू हो चुके थे, और मेरी पार की नजरें ये समझ चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होने वाला है। मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया उनकी सहूलियत के हिसाब से। मैंने सिर्फ आत्मकथाएं लिखी। मैंने अपने स्टाइल पे ध्यान देना छोड़ दिया, जिससे कि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं, और वही मेरा स्टाइल बन गया। तुम्हें पता है, मेरी किताबें बैन की गई, जलाई गई। कुछ एक धर्म संस्थानों ने तो मुझ पर केस भी चला दिया, लेकिन मेरी किताबों की बिक्री और प्रिंटिंग बढ़ती ही गई। वो लगातार पढ़ी जाती गई और बड़ी से बड़ी होती गई। मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूं सूफी। जिस किसी ने भी मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की है ना, वो कुत्तों के समान अपने घाव को चाटता पाया गया है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो गड़बड़ सूफी। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इस टुच्ची सी खोज में कर, और इसके लिए तुम सजा के पात्र हो। और मुझसे किसी पैसे की उम्मीद मत करना। तुम्हें तो उम्मीद करनी चाहिए तो किसी और ही चीज की। मदद के लिए पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। मगर क्यों? मुझे एक नया प्लॉट चाहिए था। क्या? क्या मतलब? वो मिल गया मुझे। क्या मतलब? हाँ? समय आ गया है नया काम शुरू करने का। अचानक ये पिस्तौल क्यों निकाल रहे हैं आप? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ? देखिए
जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने ये पिस्तौल तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाला है। नहीं, मैं हर उस चीज की कसम खा के कहता हूँ। देखिए, मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं यहाँ से सीधा इटावा चला जाऊंगा और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे सूफी। सूफी, तुमने मुझे एक नया नॉवल लिखने का आइडिया दे दिया है, इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ मानना होगा। ठीक है, माफ करना। तुम्हें तो पता है मैं सिर्फ वही लिख सकता हूँ जो कि मैंने भोगा होता है। तुम तो देख चुके हो मेरी कल्पना शक्ति कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ वही लिखता हूँ जो कि मेरा अनुभव है। और उठो ना सुबह, उठो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें है ना वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा। लाखों लोग तुम्हें देखेंगे यहाँ खड़े हुए, डर से कपाते हुए, आंखें और मुंह खुली हुई, जिसमें खौफ के सैकड़ों कीड़े बिल बिला रहे होंगे। फोटो के किनारे से थूक भी छिटक रहा होगा। तुम एक दो कौड़ी का अकाउंटेंट जो रात के सुहाने सपनों को तोड़ता और अचानक पाता है कि सच कितना खतरनाक। अरे बचाओ! बचाओ मुझे से बचाओ! मुझे बचाओ! देखा कोई आया पसंद है। हाँ, वो क्या बॉलीवुड का स्टार, वो किधर का एम्बेसडर, थाईलैंड का एम्बेसडर, वो आग बिशप जिसने अपनी सारी जिंदगी सच का हवाला देते हुए गुजार दी। तू राक्षस है। मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूं और मैं इतना जानता हूं कि पिछले सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है बेस्ट सेलर, यानी कि ब्लॉकबस्टर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में? मेरा भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के अपने बार पर 2 पैक पीना पसंद करता और बाद में बीच में चहल कदमी भी करना पसंद करता, बावजूद इसके कि सारी रात बैठ के तुम्हारी मौत का खूनी उतार दो। मुझे माफ कर दो मेरे वाले, मुझे माफ कर दो। ब्रह्मात में है मेरा नाम। आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम हो केस नंबर 23। नहीं। क्या हुआ सर? कोई आवाज थी? आगंतुक अचानक बालकनी से कूद गया। चलो उसे छोड़ो, मैं बहुत सारा काम करना है, लेकिन मुझे एक सिगार चाहिए, लेकर आओ। और टेबल पे पेपर्स पड़े ना, उसे जला दो। सर, इसमें कुछ नाम है, आपके काम के तो नहीं? सिर्फ नाम है और नाम जरूरी नहीं होते। ओए, एक काम कर, इधर लाओ, पढ़े जा रहा है। चलो इधर। हम कल सुबह ये जगह छोड़ देंगे, हमारा पर्पस यहाँ पूरा हो। हम यहाँ से सीधे उड़ी जाएंगे। मुंबई से
पहाड़ों में जाना हमारी सेहत में कुछ इजाफा ही करेगा सर। यस शमीर, वन ड्रिंक प्लीज। और हाँ, जाते समय वो बैग लेके जाना वहां से। Why do you kill my guess? How do I kill my guess? Why? How? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन सच्ची कहानी की मनसजा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बतला दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकार किसी दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पे भरोसा करेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये थी राज एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति सन 2025। थैंक यू। अब आपको पात्रों से परिचय कराता हूँ। तो सारे पात्र अब आइए, एक एक करके बाहर आइए। सबसे पहले डायरेक्टर साहब आ जाइए। शिवम शर्मा जी, हमारे डायरेक्टर शिवम शर्मा जी। आप अपना अपना नाम बताइए सभी लोग। आइए सर। गुमनाम। हाय, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश जैन इन एक्टिंग ब्रह्मास्त्र में। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम निराली कालानी है। नमस्कार, मैं निशांत राही। हाय, माय नेम इज हर्ष। मैंने सूत्रधार और ब्रह्मास्त्र में की अंतरात्मा का किरदार निभाया। को डायरेक्टर जो है सेट डायरेक्टर साहब, निर्देशन अमित रहंगाले। अच्छा, बैकस्टेज पे थे सम्राट और अनमोल। तो अब आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, आपको कैसा लगा ये प्ले, और उसके बारे में अगर कुछ आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो क्या बता सकते हैं? हाँ, यस, मैं कर दूँ। आप कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना हो कुछ। हाँ, टमाटर अंडे है तो वो भी फेंक सकते हो। बिल्कुल नहीं सर, इट वाज फ्लॉलेस परफॉर्मेंस एंड सभी लोगों ने इतना बेहतरीन किया। और सर आपकी आवाज बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें टाइम का पता ही नहीं चला कि कब कितनी देर हो गई। टाइम का भी पता नहीं चला और ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल वो सिनेमेटोग्राफी तरीके से जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं, बिल्कुल वही चीज और इमोशंस बिल्कुल उभर के आ रहे थे।
शुभम भाई छुपे रुस्तम हो, असल किरदार आज देखा है। देखिए मैं बोलने के लिए बड़ा उतावला हो रहा हूँ, मैं बैक स्टेज में था। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात यह है कि थिएटर देखने लोग आते नहीं, नाटक देखने लोग आते नहीं। आप लोगों ने वक्त निकाल के यहाँ पे आया नाटक देख, इससे हम नाटककारों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम और नाटक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। और कोई कुछ कहना चाहता है? सर आप कहना चाहते हैं? जी, शुरुआत के आधे घंटे तो मैंने छोड़ गया था, पर बहुत बेहतरीन लगा। आप देख और थैंक यू कुछ ढंग का दिखाने के लिए, सीरियसली थैंक यू सो बहुत मच। दिन बाद तो अच्छा लगा। और कोई कहना चाहता है कुछ? इसके बाद में कोई बात रुकी हो? अच्छा परफॉर्म था आपका। I love your performances and Mark. मेरे को वो इंटेंसिटी बहुत प्यारी लगी जो एक कैरेक्टर के लिए चाहिए था, एक साइको कैरेक्टर। व्हेन यू प्लेड दैट, जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो बेसिकली थिएटर्स, मैं थिएटर से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये चीज़ देखा है कि हमारे नर्वस सिस्टम्स, हमारे सबकॉन्शियस, जो एक हम लोगों का एक्चुअली क्या होता है ना, एज एन एक्टर परफॉर्म करना कहीं पे भी, चाहे वो स्ट्रीट हो या स्टेज, वी अफ्रेड फ्रॉम द पीपल, वी अफ्रेड और वी लीव दैट कैरेक्टर। हम लोग छोड़ देते हैं कैरेक्टर, क्योंकि एक वो होता है ना, नर्वस सिस्टम हमारा अलाउ नहीं करता परफॉर्म करने का खुल के। बट यू डिड वेरी ब्यूटीफुल दैट साइको कैरेक्टर एंड दे ऑल परफॉर्म वेरी वेल। तो मुझे वो चीज़ अच्छा लगा कि यू आर लाइक यू विन दैट स्टेज टुडे एंड आई ग्लैड कि मैंने तुझे परफॉर्म करते हुए आज देखा। इतने टाइम से मैंने सिर्फ सिखाते हुए देखा है, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली। हम लोग एक लॉबी में प्रैक्टिस करते हैं ड्रामा का, बट यू डिड सच अ ग्रेट जॉब। आई वांट टू हग यू। आई लाइक दैट योर कैरेक्टर वो परफॉर्म। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे बीच में एक सीनियर रंगकर्मी है, उनका एक नया नाटक होने वाला है जिसका नाम है ददीज। तो मैं मिस्टर आलोक वर्मा को बुलाऊंगा कि वो आप लोग को इनविटेशन दे दें ताकि आप लोग घर से आ सकें। आलोक भैया। आइए आलोक जी, हम मैदान छोड़ देंगे आपके लिए। काफी सीनियर रंगकर्मी है ये। आइए। इलाहाबाद। अरे सर सीनियर नहीं है, मेरे से आपके लिए सीनियर है। स्टेज इसके स्टूडेंट है। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो थैंक यू। और 19 तारीख को 19 मई को क्रिएटिव अड्डा में प्ले कर रहा हूँ मैं, ददीज। तो आप सभी का स्वागत है, अगर हो सके तो टाइम निकाल के आइए। हिंदी रंगमंच को प्रोत्साहन मिलेगा, जितने ज़्यादा दर्शक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कलाकार के लिए भी अच्छा है। थैंक यू।